आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत देवगांव के शहनाई मैरिज लॉन में शनिवार को कांग्रेस की आवश्यक बैठक ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार के नेतृत्व में आयोजित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एआईसीसी कोऑर्डिनेटर यूपी प्रदेश सचिव और लालगंज लोकसभा के प्रभारी घनश्याम सहाय ने कहा, इंडिया गठबंधन बूथ स्तर के मजबूत संगठन और जनता के सहयोग के बल पर भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल कर देगा। उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा किया जा चुका है। कांग्रेस जिला महासचिव मुन्नू मौर्य ने कहा, कारपोरेट घरानों के लिए योजनाएं बन रही हैं, आम जनता के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालगंज और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो सके। उन्होंने कहा, एक ओर गरीबों को मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर गैस सिलेंडर, पेट्रोल, बिजली के बिल, कपड़े की कीमत बढ़ाकर उससे ज्यादा जनता से वसूल कर लिया जा रहा है। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव राकेश गुप्ता, प्रीतम सिंह, अवधेश सेठ, उमेश सरोज, प्रवीण गिरी, विराट पांडे, परवेज अहमद, रिपुदमन, राजरूप सरोज, मोहम्मद राहिल, बिंदुराम, मुरारी राय आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर घनश्याम सहाय और मुन्नू मौर्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं घनश्याम सहाय, एआईसीसी कोऑर्डिनेटर लोकसभा लालगंज। आज के बैठक का उद्देश्य था आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को मजबूती से लड़ना। हम बूथ स्तर के मजबूत संगठन के बल पर हमारा इंडिया गठबंधन जो अलायंस है मजबूती से लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने में हम कामयाब होंगे। आपको क्या लगता है, लालगंज सीट आपको मिल सकती है या सहयोगी किसी दल को मिल सकती है? ऐसा कुछ हमारे इंडिया गठबंधन के द्वारा समझौता सीटों का हो चुका है। समझौते में कांग्रेस की 17 सीट मिली हैं जी। और खुदा न खास्ता कोई सीट में परिवर्तन हुआ तो इसको कहा भी नहीं जा सकता है। हम अपने संगठन के मजबूत दम पर हम चुनाव की तैयारी में लगे। 17 सीट में अभी ये समझौता नहीं हुआ, अभी कहाँ कहाँ की सीट मिलेगी या समझौता हो चुका है? नहीं, 17 सीटों पर 17 सीट चिन्हित हो चुकी हैं जी। कि 17 सीट कौन कौन कांग्रेस लड़ेगी। यहाँ की कांग्रेस जनों से मेरा अपील है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, बूथ स्तर पर और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए बूथ स्तर पर काम करें और इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी आए उनको भारी मतों से जिताएं। जो कोई भी चेहरा आएगा उसको जिताने के लिए हमारे कांग्रेस जन हम पूरा मजबूती से लगकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे। आखिर ऐसी क्या वजह है कि कुछ संगठन के लोग अलग हो जा रहे हैं, फिर मिल जा रहे हैं, फिर अलग हो जा रहे हैं? इसकी कुछ वजह समझ में आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीबीआई प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा हो? आपको ऐसा कुछ सीबीआई की, जहाँ तक सीबीआई की आपने बात किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबाव की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के बढ़ते हुए जनाधार को दबाने के लिए वो तरह तरह का षड्यंत्र रच रही है, लेकिन इससे कांग्रेस घबराने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुंह तोड़ जवाब आगामी लोकसभा के चुनाव में देगी। जैसे ममता बनर्जी आके फिर चली गई तो क्या उससे कमजोरी नहीं आ रही? नहीं, भी ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ है, बात कोई ऐसी नहीं हुई। लेकिन उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि हम अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। प्रयास जारी है कि गठबंधन से रहें और गठबंधन से ही लड़ेंगे चुनाव। बसपा को लेने के लिए कोई रणनीति अपनाई जा रही है या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? इसका कार्य हमारे इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जारी है, चल रहा है। उम्मीद की जा रही है, अब कुछ भी कहा जा सकता है। जिससे अगर वो नहीं आई तो उसका वोट खंडित हो जाएगा, बिखर जाएगा। वोट खंडित कहीं नहीं होने वाला। इंडिया गठबंधन इतना मजबूत संगठन है कि और आगामी लोकसभा का चुनाव अपने मजबूती के बल पर जीते। ऐसा ही माना जा रहा था कि सपा बसपा भी बहुत मजबूत है, लेकिन जब दोनों एक हो गए तो हवा मुड़ गई। इसकी क्या वजह? तो चुनाव में कौन अखाड़ा में बाजी मारता है तो चुनाव मैदान में आने पर ही तय हो। नहीं, जैसे कोई भी ये नहीं आकलन कर रहा था कि यहाँ सपा बसपा जब एक हुए थे वो हार जाएगी, इसके बाद भी वो हार गई। तो जनता के दिमाग में अब भरपूर आ चुका है कि भाजपा की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जनता त्राह त्राह कर रही है। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गिरते हुआ अपराध, तमाम बस जितने जनता की सुविधाएं हैं उनको महंगा किया गया। आज कानून व्यवस्था नाम की कहीं चीज़ नहीं है। अगर सड़क पर कोई निकल रहा है, घर से बाहर जा रहा है तो उसको डर लगती है कि मैं शाम तक वापस आ पाऊंगा कि नहीं।
तमाम चीज़ें हैं। आज जनता भाजपा की कथनी और करनी से तंग आकर इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसकी वजह से भाजपा काफी कमजोर हो जाएगी, ऐसा महसूस हो रहा है क्या? किसान आंदोलन मूल किसान हैं, अगर किसान नहीं होते तो हम अन्न नहीं पाते। किसानों को दबाना चाहती है मोदी सरकार, लेकिन किसानों के साथ उनके कंधों से कंधे मिलाकर कांग्रेस पार्टी चल रही है और किसान कांग्रेस के साथ हैं। और किसान से क्यों नहीं डरेंगे? किसान जब आगे आ जाएंगे तो ये सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी। राम मंदिर बनने के बाद भाजपा को हरा पाना असंभव लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर बना अच्छी बात है, राम मंदिर बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माने वो एक राजनीतिक मुद्दा भाजपा उसको बनाना चाह रही है। मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति ही करते हैं। वो अपनी ताकत हमेशा दिखलाना है। हम जो पेड़ लगाते हैं उसका फल नहीं खा पाते। 10 साल बाद फलेगा कि 20 साल बाद फलेगा कि 5 साल बाद फलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे लोग ही फल को खाते हैं। अगर भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, क्या मिला उनको? लेकिन आज उनके फांसी पर चढ़ने के कारण, आज चंद्रशेखर आजाद को गोली लगने के कारण, आज लाला लाजपत राय को लाठियों से मार करके मृतक बना दिया गया, इसके कारण आज हम यहाँ बोलने के लायक हुए हैं। इसलिए मेरे साथियों, आज हम जो कुछ भी करेंगे यह एक बीज की तरह होगा। यह बीज जब फलेगा फूलेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र होंगी, आबताई शासन से दूर भागेंगी। आज देश के अंदर वही हो रहा है। तमाम तरीके से आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए कोई कानून उनके पास नहीं है। कानून अगर है इनके पास कोई, तो बड़े बड़े लोगों के लिए है जो अंग्रेज करते थे। अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए थे और व्यापार करने के साथ साथ हमको गुलाम बना लिए। आज बड़े आदमियों के लिए, कारपोरेट घरानों के लिए, धनाढ़ परिवारों के लिए जो कानूनें बनाई जा रही हैं, जो सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, वही हालत होगी। हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी और हमारे बच्चे उनकी कंपनियों में नौकरी करेंगे, अपनी रोजी रोटी खोजेंगे। हम आप समझाते रह जाएंगे कि ये हमारे हक में नहीं है, लेकिन उनको रोजी रोजगार चाहिए। रोजी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर भी। कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहला काम किया था, बहुत ही अभाव था पैसे का उस वक्त। हमारे आजमगढ़ में उन्होंने चीनी मिल दिया। आज चीनी मिल में अगर 200 मजदूर काम कर रहे हैं, 200 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो 500 लोग उस मिल के चारों तरफ, 500 परिवार पंजाब पकौड़ी देकर कर रहा है। इतने दिन हो गए कांग्रेस को शासन से गए उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन हमारे आजमगढ़ में, चाहे लालगंज में, चाहे आजमगढ़ में एक भी मिल या फैक्ट्री नहीं लग पाई। अगर मिल फैक्ट्री नहीं लग पाई तो हमको रोजगार कहां से मिलेगा? अगर लगी, अभी बिहार में चल रहा है मामला पानी वाला, गांव गांव पानी लग रहा है। 5600 करोड़ रुपए का ठेका हुआ है, इसको गुजरात के किसी आदमी ने लिया है। आजमगढ़ का अगर कोई ठेकेदार लिया होता तो वह पैसा आजमगढ़ में ही होता, चाहे मिल के पास जाता, चाहे गरीब के पास जाता। लेकिन 5600 करोड़ रुपए का जो ठेका हुआ है पेयजल व्यवस्था की गाँव गाँव हो रहा है, यह गुजरात का एक ठेकेदार लिया है और यहाँ से लगा कर तो वह चला जाएगा। वह भी पैसा गरीबों के हक में नहीं आएगा। इसलिए मेरे साथियों, आज गरीबों के हक में अगर किसी ने कानून बनाई थी तो कांग्रेस ने बनाई थी। गरीबों के हक में इनकी कोई कानून नहीं बन रही है। और हम लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं। आज सबसे बड़ी बात हमारी जिम्मे कमाई, पढ़ाई और दवाई। इतने महंगे महंगे स्कूल खुल गए हैं। इनकी नेता शिक्षा मंत्री बनी थी, अमेठी से जीती भी थी और राज्य शिक्षा मंत्री बनी। उन्होंने आते ही कहा कि हम सब प्राइवेट स्कूलों पर जो पाबंदी लगाएंगे, लेकिन सारे प्राइवेट स्कूल जो है किसी एमपी के हैं, किसी विधायक के हैं, वह कानून पास नहीं हो पाई। गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, जो सरकारी स्कूल में इनके बच्चे जो है बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब बाद में हमसे कहेंगे जब तुम पढ़ोगे ही नहीं तुमको नौकरी कहां से मिलेगी? इन सारी बातों पर बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये सब। इन बातों पर हमको ध्यान देना होगा। अगर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है, हम लोग जो 4 लोग हैं आज कांग्रेस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा किसी के पास कोई कानून नहीं है, कांग्रेस के अलावा किसी के पास कोई योजना नहीं है। आज ये बता रहे 2000, आज जो बता रहे हम पूरे देश को राशन बांट रहे हैं। आप लोगों को बता दूं कि 2004 से 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल कांग्रेस भी दे रही थी। इन्होंने कोरोना काल से उसको फ्री कर दिया। तो अगर जिस घर में 15 किलो अनाज मिल रहा है
तो 15 किलो अनाज का दाम यहाँ आप लोग बताइए सबसे, 15 किलो अनाज का दाम कितना हो गया? अगर 5 रुपया किलो भी रख लीजिए या 20 रुपया किलो रख लीजिए, 300 रुपए का अनाज हो रहा है। 460 रुपए का गैस कनेक्शन, गैस सिलेंडर हमको आज 1000 रुपए मिल रहा है। 550 रुपया हर घर से हर महीने यह जा रहा है। लगभग 80% लोगों के घर में मोटरसाइकिलें हैं। 65 रुपए किलो लीटर का पेट्रोल आज 100 रुपए में मिल रहा है। 35 रुपया हर घर से वहां जा रहा है। महीने का कितना हो रहा है? 150 रुपया हो रहा है। बिजली का बिल, कपड़ा, नमक तक महंगा हो गया। नमक के बारे में आप लोगों को बता दूं, शायद लोगों को नहीं मालूम होगा, यह बहुत पुरानी बात है। अभी उस पर भी आऊंगा, 10 मिनट का अपने मुख्यमंत्री महोदय से मैं समय भी लूंगा। नमक के बारे में बता दूं, उस जमाने में यह था कि नमक हमारे देश में बनता था और जो उस पर टैक्स लगाया जाता था, महात्मा गांधी ने कहा मैं टैक्स क्यों दूं? मिट्टी मेरी, पानी मेरा, जमीन मेरी, मजदूर मेरे, मैं क्यों दूं टैक्स? लेकिन इन लोगों ने कहा मैं टैक्स लूंगा। हमारे कुछ बुजुर्ग लोग होंगे जो जानते होंगे कि गांव-गांव नमक बनने लगा। हमारे पिताजी खेत में गांव-गांव नमक बनने लगा और उस 1 रुपए चांदी के सिक्के का 1 पुड़िया नमक मिलता था। लोग 5 रुपया 6 रुपया खाने के बाद थोड़ा नमक चाट लेते थे। और जब कांग्रेस ने भारत में अपनी सरकार बनाई, हिंदुस्तान की सरकार बनती है, तो नमक पर से पूरा का पूरा टैक्स हमेशा के लिए माफ कर दिया गया था। आज जो कारपोरेट घरानों के पास पहुंच गया है कि 2 रुपए किलो का नमक आज हमको 28 रुपए किलो का खरीदना पड़ रहा है, तो पैकिंग करके आ रहा है। वो पैकिंग करके आ रहा है, 2 रुपए किलो का नमक हमको आज 28 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है। कपड़े की हालत यह थी कि विदेशी कपड़ा आता था, उसको पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। महात्मा गांधी ने कहा कि सूत मेरे देश का, जूट मेरे देश की, कपास मेरे देश की, मजदूर मेरे देश के, मैं कपड़े को कोई टैक्स नहीं दूंगा। उन लोगों ने कहा मैं टैक्स लूंगा। महात्मा गांधी ने कहा मैं तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं अपना कपड़ा पहनूंगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ बुजुर्ग, एक आध बुजुर्ग लोग जानते देखे भी होंगे कि गांव-गांव चरखा चलने लगा, गांव-गांव सूत कटने लगा, लोगों को रोजगार उससे मिलने लगा। बिल्कुल रोजगार रहता है हिंदुस्तान के अंदर, रोजगार मिलने लगा, उससे कपड़ा बनने लगे। लोगों ने कहा महात्मा गांधी से, महात्मा जी इस प्रकार से हम पूरे देश को कपड़ा नहीं पहना पाएंगे। हम क्यों? कितने लोग नंगे रह जाएंगे? उन्होंने कहा आधे लोग नंगे रह जाएंगे। धन्य है वह महात्मा जिसने कहा आज के दिन से मैं भी आधा नंगा रहूंगा, और आधा नंगा रहकर जाड़ा गर्मी बरसात उन्होंने बिताया। एक हमारे महोदय है कि 9.5 लाख रुपए का सूट पहन जाते हैं और कहते हैं मैं देश की भक्ति कर रहा हूं, गरीबों का मैं सेवक हूं। ये 9 लाख रुपए का सूट पहन जा रहे हैं और वह जो है आधा कपड़ा पहन लिए। तब से महात्मा गांधी आज जो है सनातन धर्म की, जब भी हमारे पास कोई मुसीबत आती है, देश कुछ मांगना चाहता है, देश के लोग रोजगार मांगना चाहते हैं, देश के लोग अब नौकरी मांगना चाहते हैं, तो हमको कहीं न कहीं फंसा देते हैं। आज जो फंसाए कि हम सनातन धर्म पर खतरा है, बहुत छोटी सी बात है। सभी लोग गांव गिराव के हैं कि सनातन धर्म पर खतरा है। इन आज मीडिया के लोग जिनको जो खरीद लिए गए हैं, सनातन पर खतरा है, सनातन पर खतरा, सनातन पर खतरा, सब कुछ सनातन के चक्कर में डूब गए हैं। और हो क्या रहा है? हमारे देश का नुकसान हो रहा है। इन बातों पर हमको ध्यान देना होगा। अब कांग्रेस के साथ अगर रोजी रोजगार नहीं होगा, चाहे वह मतलब कि राम ने लंका जीता हो, चाहे वह राम कृष्ण ने महाभारत को जितवाया हो, सभी इस देश के, इस राष्ट्र के भलाई के लिए किया गया है। उस जमाने में रावण, लंका एक ऐसा राष्ट्र था जैसे आज मतलब कि अमेरिका या और देश हो गए हैं कि पूरी दुनिया का स्वानुभू बनता था। और भगवान राम यहाँ के राजाओं महाराजाओं के चक्कर में पड़े थे। भगवान राम के पास कमी नहीं थी। सीता मैया का हरण हुआ, अयोध्या की सेना बनाते, लंका पर चढ़ जाते, लेकिन राम ने सबको समर्थ बनाया। गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, बानरों को, रिछों को, सबको समर्थ बनाया कि लड़ाई तुम्हारी है। राक्षस केवल एक सीता मैया का हरण नहीं किए हैं, तुम्हारे भी गांव का गांव जलाए हैं, तुम्हारे भी गांव से मिस्त्रियों का अपहरण हुआ है। इन सब बातों को लेकर तुमको मैं समर्थ बना रहा हूं, तुम्हारा मैं साथ दूंगा। और ढेला से, पत्थरों से, लकड़ी से, डंडे से उस समृद्धशाली राज को समाप्त करके अब पूरी दुनिया को समाप्त कराया गया था। तो मेरे साथियों, आप लोगों से बड़े ही गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जब भी हम अपनी मांग रखते हैं तो कभी ये गोहत्या करते हैं, गोहत्या बंद करो।
आज तक भारत के किसी भी शासक ने यह कानून नहीं बनाई है कि गो हत्या की जाए, किसी भी शासक ने नहीं बनाई है। तो कहां गो हत्या हो रही भाई? तो मेरे साथियों, यह जो सरकार चल रही है न तो समाज के हित में है, न धर्म के हित में है, न बेरोजगारों के हित में है, न नौजवानों के हित में है। आप लोगों से मैं बार बार एक निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे देश को एक सूत्र में पिरो करके आगे ले जा सकती है। आज राहुल गांधी एक नेतागिरी छोड़ दे, उनके घर खाने की कमी नहीं है, उनको रहने की कमी नहीं है, उनको सोने की और लग्जरी गाड़ियों में चलने की कमी नहीं है। किसके लिए मर रहे हैं? हमारे और आपके लिए मर रहे हैं। इस देश की एक एक जनता के लिए मर रहे हैं, एक एक पीड़ित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति के लिए मर रहे हैं आज मैं राहुल गांधी। और अगर आज हम उनका साथ नहीं देंगे, सारे मतभेदों को भुला करके, सारी भावनाओं को भुला दीजिए। हमसे आपसे मतभेद हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी से किसी का कोई मतभेद नहीं है। वह व्यक्ति आज अकेले पूरी दुनिया में, पूरे देश में अकेले लड़ रहा है। किसके लिए? हमारे लिए। तो अगर हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आज से आप संपर्क और संपर्क आपने कर लिया है। अब इसके बाद संवाद आपसे करेंगे, अपनी बात बताएंगे कि हमको आगे करना क्या है। और जितने भी हम लोग हैं, अगर हम लोग मेहनत कर दें तो इसके दुगना तो कम से कम हो ही जाएंगे, 2-4 दिन में 4 गुना हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग एक निष्ठा के साथ, जाहिर सी बात है कि आज यह लगन का समय है, किसी को बारात जाना है, किसी को न्योता जाना है, किसी घर कुछ करना है, कुछ करना है। उसके बावजूद भी हम लोग, आप लोग, सबका संयोग था या भाग्य था हम लोगों का कि आप लोगों का दर्शन हुआ है, आप लोगों के संपर्क में हम आए हैं। अब हमारे मुख्य महोदय आप लोगों को बतलाएंगे कि क्या संदेश वहां से लेकर के आए हैं, अब कैसे हम लोगों को काम करना है। यहाँ अब चुनाव लगभग आचार संहिता भी लगने ही वाली है, घोषणा हो चुकी है और ये भी तय है कि गठबंधन भी हो गया है, हमारी सीट मिल गई है। लेकिन स्थिति ऐसी बनी है कि देश को बचाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे हिंदुस्तान में क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आगामी लोकसभा के चुनाव में नहीं बदल पाते हैं तो हमारे यहाँ फिर वही अंग्रेजों की हुकूमत हो जाएगी। किसान, बुनकर, व्यापारी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े लोग मारे जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़गे साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। घनश्याम साहनी, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद।